हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 13 में आपके क्वेश्चंस को डिस्कस में ले आएंगे। लास्ट टाइम हमने आपका एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 12 सॉल्व किया था। सो प्यारे मित्रों, 13 को लेकर मैं आया हूं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, एक सही है 3 गलत है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। हमारा आज का सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मित्रों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा है? भाई, भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा है। आइए मित्रों, इसको ध्यान से और विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। क्या इसका करेक्ट आंसर है? मित्रों, अगर मैं बात करूं कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा, उसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं बच्चे उसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनता कैसे है, आइए समझें। देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं, ये इस तरह से है, जैसे ये आप इसे इंडिया का मैप आप देखते हैं ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे अगर हम मैप माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैप को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की आकृति दिखती है। ऐसे है, मान लीजिए ये मैप की कुछ आकृति है इस तरह से, जो स्पष्टता आपको समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत का देशांतर। पहले हम भारत के देशांतर को समझते हैं कि भारत का देशांतर है कितना। सबसे पहले समझें। देखिए, भारत का जो पूर्वीय देशांतर का हिस्सा है वो 97.25 मिनट है और ये ईस्ट के डायरेक्शन में है। ऐसे ही बच्चे अगर हम बात करते हैं वेस्ट के डायरेक्शन में, अगर हम बात करते हैं बच्चे वेस्ट के डायरेक्शन में, अगर हम बात करते हैं वेस्ट के डायरेक्शन में, सो वेस्ट में है 68 डिग्री 5 मिनट। ऐसे ये वेस्ट का डायरेक्शन है। अब यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, वो डिस्टेंस है हमारा 2933 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है। अब वो है क्या कि अगर मैं इस संख्या को इस संख्या के साथ में अगर मैं जोड़ देता हूं, तो जोड़ने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलता है 165.0। अब इसी को अगर मैं बटे 2 करूंगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 82.5 डिग्री ईस्ट। ऐसे सो अब हमें तो ये पता चल गया कि हमारी जो वैल्यू है वो ये है 82.3। अच्छा, यहाँ 0.3 जो है, मतलब 30 जो लिखा है बच्चे, अगर मैं कहूँ सिंपल कि साहब 1 डिग्री में 60 मिनट का समय होता है, तो यहाँ अगर 0.5 को आप इसको, मतलब इसका अगर हाफ निकाल ले, मतलब किसका, 60 का हाफ, तो आ जाएगा वैल्यू 30। तो आप 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट ये भी कह सकते हैं। सही है, गलत नहीं है। अब आप देखिए कि ये जो लाइन है वो इस तरीके से क्रॉस करती है बच्चे। ये जो लाइन क्रॉस करती है, यही जो है, यही एरिया, वही हमारा कहलाता है सेंटर। और जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं, ये सेंटर कहाँ पर है? इलाहाबाद के पास में है। अच्छा, इसके भी कुछ आंकड़े अलग अलग कभी कभी आते हैं मित्रों। कुछ जगहों पर ये बात अंकित होती है कि साहब ये जो है, ये तो इलाहाबाद नहीं, ये तो साहब मिर्जापुर के पास में है। कहाँ है? मिर्जापुर के पास पड़ता है। तो इलाहाबाद से लगभग 60 किलोमीटर आगे पड़ता है मिर्जापुर। नैनी, चुनार, चौपन होते लोग जाते हैं तो ये मिर्जापुर के पास पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से पास होने वाले स्टेट कौन से हैं या राज्य कौन से हैं, तो बच्चे राज्यों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये 5 राज्य जो हैं यहाँ से क्या होते हैं, ये 5 स्टेट वहाँ से पास होते हैं। और इसमें जो यूपी है, यूपी के मिर्जापुर से ये लाइन पास होती है। और इस लाइन से ही हम भारत का जो समय है वो क्या करते हैं, प्लस माइनस 5.5 डिग्री
GMT के हिसाब से आगे हैं, मतलब हम लोग लंदन से लगभग 5.5 घंटे क्या हैं बच्चे, अहेड हैं या आगे हैं। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 82.30 मिनट वाला हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले का आंसर और एकदम विधिवत तरीके से बात पता चली। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। ओके, सो क्या करेक्ट आंसर मिला बच्चों? आंसर हमको मिला सी वाला। सो सी इज अ करेक्ट आंसर। जो बच्चे हमारे सी के साथ गए होंगे या जिन्होंने सी कहा है वो बिल्कुल सही है बच्चे। अब ये मैचिंग वाला है गेम, तो मैच करना है। आइए मैच करके देखते हैं फटाफट क्या होगा करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी, देखो बेटा शेरशाह टॉम, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो तो बिहार में ही है, क्योंकि वो सासाराम से आए थे, सासाराम में ही मकबरा होगा। तो मित्रों इसका मिलान हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसका मिलान हो जाएगा किसमें, सी में। मतलब ए का सी, आप इसको कह सकते हो कि साहब ए का 3 वाला हो जाएगा। अब देखो ए का 3 अगर एलिमिनेट कर दें तो सी और डी तो कट गए, अब केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बचे इस तरीके से। अच्छा अगला जो है, अगर हम बात करें बॉटनिकल गार्डन, जैसे मान लो मुझे बॉटनिकल गार्डन नहीं पता है भाई, वैसे अगर कहा जाए बीरबल पुरातत्व जो उद्यान है वो लखनऊ में है, लेकिन यहाँ बॉटनिकल गार्डन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर वाली या शिवपुरी वाली बात हो रही है। तो कहां पर है आइए देखेंगे, ठीक है। तो मित्रों अगर हम बात करें बॉटनिकल गार्डन, सो बॉटनिकल गार्डन कहां पड़ता है, शिवपुर में पड़ता है। कहां, शिवपुर में। सो इसका जो आंसर हो जाए मतलब नेक्स्ट हो जाएगा बी का 4 वाला हो गया। अकबर टॉम, अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा पड़ता है सिकंदरा में पड़ता है बच्चे। तो सी का हो गया ये 2 नंबर। और अब डी जो बचा, डी का आपका सीधे 1 हो जाएगा। फतेह सागर कहाँ पड़ेगा, फतेह सागर पड़ेगा उदयपुर में। सो इस हिसाब से A3 3 4 2 1 3 4 2 1, ये आपका ए वाला जो है 3 4 1 2 ये था, तो ये वाला हो गया, मतलब 3 4 2 1। तो इस तरह से इसका रहा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ए क्या है इसका, वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये मिलान करने को था, तो मिलान में समझता हूं कि लगभग अगर आप 2 भी आपको पता है तो भी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, गलत नहीं होगा। बच्चे अगला प्रश्न है कि विच इंटरनल पार्ट ऑफ आई कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। आंख का कौन सा आंतरिक भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित एवं नियंत्रित करता है। तो देखो बच्चे, कभी भी अगर हम आंख को बनाते हैं, मान लो अगर हम आंख बना रहे हैं ऐसे करके, और ये इस तरह से आई है ऐसे, मान लो ये आंख है। सो आंख का ये जो हिस्सा है पूरा वाइट वाला हिस्सा जो है, ये वाइट वाला हिस्सा, ये इसका कोरोना या कॉर्निया पार्ट ऐसे है मान लीजिए। और बीच वाला जो पीद बिंदु है वो आइरिस वाला पॉइंट है, आइरिस। और अगर हम ये एकदम सबसे आगे के हिस्से की अगर बात करें, यहाँ पे ये जो आंख के ऊपर की पड़ने वाली लाइट को फेस करता है, जो लाइट को क्या करता है, फेस करता है, रेडिएशन को फेस करता है। सो ये हिस्सा हमारा कहलाता है पपिल या पेपिला बोलते हैं इसको, आप इसे बोलते हैं पेपिल या पपिला बोलते हैं। सो पेपिला वाला हिस्सा होता है। सो इसका जो फिलहाल करेक्ट आंसर बनना चाहिए बच्चे, करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपिल वाला। क्या हो जाएगा, यही क्या करेगा, आने वाले नियंत्रित होने वाले इंटरनल लाइट्स को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। सो लाइट्स कंट्रोल बाय पपिल, लाइट कंट्रोल बाय पपिल। सो पपिल इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको समझ गए हैं। लाइट क्या है, पपिल को कंट्रोल करता है। सो करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला है। तो जो भी मित्र हमारे डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, जिन्होंने डी ऑप्शन बताया है, उन सभी का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मित्रों। बिल्कुल क्या है आपका, ये करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर देयर इन द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी कितने स्थायी सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी की बात कर रहे हैं, यूएनएससी। अगर हम बात करें यूएनएससी में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। पहले समझिए 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं। अच्छा बच्चे, अब अगर हम कहें इसमें परमानेंट जो सदस्य हैं वो 5 हैं, और जो टेम्पोररी हैं, टेम्पोररी सदस्य हैं
उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। तो इस तरह से बच्चे तो 5 है। अच्छा 5 कई कौन कौन है, जैसे कभी यही पूछ ले कि भाई बताइए अच्छा 5 कौन कौन सदस्य हैं, तो सबसे पहले आप कहेंगे रशिया, चाइना, इसके बाद में यूएसए और यूके, ये तो एक साथ। और एक सदस्य हैं कौन, एक सदस्य हैं जापान। तो ये हैं 5 स्थायी सदस्य जो हैं इसके हैं। इस तरह से आपको याद रखना है मित्रों। तो इसका फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, 5। जो भी बच्चे हमारे 5 के साथ में जा रहे हैं या 5 जो बता रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सो मित्रों 5 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसको समझ गए हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपके साथ में या आपको समझ में नहीं है कि कोई दिक्कत हुई हो जो आपको समझ में ना आया हो बच्चों, ठीक है। सो बच्चे अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यहाँ आपने देख लिया 5। अच्छा यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो आपने देखा था, अगर मैं कहूँ माफ़ करिएगा, जापान की जगह आपको फ्रांस करना है। ये जापान की जगह आपको कर देना है बच्चों, क्या फ्रांस कर लेना है। सो गलती ना हो, देखिए मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है, सो प्लीज़ इसको याद रखेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है फ्रांस, ये सो फ्रांस है ये बच्चे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। अगला अगर देखें हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंबोडिया का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। बच्चे अगर हम बात करें कंबोडिया, देखिए कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है फ्योम फेन। क्या राजधानी है, फ्योम फेन इसकी राजधानी है। और 11वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कंबोडिया में भगवान विष्णु पर आधारित एक अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, जो कंबोडिया के फ्लैग में, कंबोडिया और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह दी गई है। सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सूर्यवर्मन द्वितीय है। और आपको बता दें जहां ये कंबोडिया नदी है वहां, सॉरी कंबोडिया जो मतलब देश है, और ये जो आपका ये कह दे अंकोर वाट का मंदिर है, उस अंकोर वाट मंदिर के पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है मेकांग नदी। क्या नाम है, मेकांग नदी। और 11वीं शताब्दी के समय राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने यहाँ पे क्या किया था, एक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया जो भगवान विष्णु पे आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर था सूर्यवर्मन, जो कंबोडिया अंकोर वाट का था। अभी अंकोर वाट हाईलाइट भी था, ठीक है, इसलिए जो है इसका नाम पूछा जाता है बच्चे। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप इसको समझ रहे हैं। मित्रों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। पायरोविट इज डिकम्पोज इनटू टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरोविट का विघटन होता है। अच्छा बच्चे अगर हम बात करें तो ये जो पायरोविट आता है, पायरोवेट या क्रेब्स या ग्लाइकोजन, ये साइकिल होती हैं। आप ऐसे समझिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि आपने एक सेल का स्ट्रक्चर देखा है, मान लीजिए आपने एक सेल का स्ट्रक्चर देखा बच्चे। अच्छा जो बच्चे चाहते हैं कि सर इसका सीधे हमको आंसर मिल जाए, तो आपका आंसर सीधे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, याद रखिएगा हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बिना न्यूक्लियस के हम किसी सेल की कल्पना नहीं कर सकते। और सेल के अंदर ही बच्चे होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एनर्जी पावर हाउस
एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या कहा जाता है? एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब एक और बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? सो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस ऐसे होती है, इसके लिए 3 साइकिल का निर्माण होता है। 3 साइकिल का निर्माण होता है। सबसे पहली साइकिल है पाइरूविक साइकिल। नंबर 2 साइकिल होती है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। नंबर 3 होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन साइकिल। ग्लाइकोजन साइकिल ऐसे। सो ये 3 साइकिल इस तरह से बनती है, 1, 2 और 3। ये 3 साइकिल ऐसे बनती है। अब होता क्या है मित्रों, अगर हम बात करें 3 साइकिल के आधार पे ही, 3 साइकिल के आधार पे ही हमें क्या होता है, पता चलता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। अब 38 एटीपी की जो ऊर्जा है ये ह्यूमन बॉडी में जनरेट होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट। सो करेक्ट आंसर, इसलिए हमें क्या पता चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो पाइरूविक का विघटन किस में है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ गए हैं, जिन्होंने बताया है, वो सभी क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है, इसका एकदम सही आंसर है मित्रों। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर है? टिन, एल्युमिनियम, डायमंड एंड आयरन। सो बच्चे सबसे कठोर अगर कहें तो डायमंड होता है। डायमंड को काटने के लिए भी डायमंड चाहिए। डायमंड को काटने के लिए भी क्या होता है? ब्लैक डायमंड होता है। सो बच्चे सबसे कठोर अगर कहें, सबसे हार्डेस्ट अगर हम कहें, सबसे हार्डेस्ट होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। सो डायमंड की ज्वेलरी हो या डायमंड के आभूषण हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं बेटा। सोना और चांदी से भी ज्यादा महंगे होते हैं डायमंड। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हिंदू रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय विच वायसराय? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? बच्चे अगर हम बात करते हैं, जैसे सिंपल अगर बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की, डलहौजी अगर हम कहें लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का समय काल था 1848 से लेके 1856 का। इसी के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। और इस अधिनियम का महत्व ये था बच्चे कि इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू जो अगर महिला या पुरुष विधवा या विदुर होते हैं तो उन्हें दोबारा जो है विवाह करने का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डलहौजी है। सो जो बच्चे हमारे डलहौजी के साथ जा रहे हैं, जिन्होंने डलहौजी किया है, उन सभी का आंसर क्या है? उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। ओके, उम्मीद है आप इसको समझ पाए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिसीज इज कॉल्ड द एनीमिया इज कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन या आयरन? एनीमिया का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, विटामिन है या आयरन है। तो एनीमिया की कमी से, एनीमिया किसकी कमी से होता है? बच्चे अगर एनीमिया की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका विटामिन। अभी हम देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं। यस, विटामिन करेक्ट है बच्चे। होता ये है कि अगर हम सिंपल कहें, जैसे विटामिन के बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपने एक पढ़ा होगा कभी, विटामिन B9
जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। तो ज़्यादातर महिलाओं में फोलिक एसिड की कमी होती है, तो जिसके में विटामिन B9 की कमी होती है, तो उससे इस तरह के डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी दिखती है बच्चे। क्या दिखता है, रक्त की जो है वो कमी लगती है। सो एनीमिया नाम का डिसीज जो है बच्चे वहां पर होता है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया वहां होता है। सो विटामिन जो है ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आयरन से खून की कमी होती है, बात सही है। कैल्शियम से आयोडीन की, आयोडीन से तो अलग ही है पूरा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु डिड द ब्रिटिश नॉट किल और हैंग? अंग्रेजों ने किसे नहीं मारा या फांसी पर नहीं लटकाया? अब ऐसा कौन सा पर्सनालिटी है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे अंग्रेजों ने ना मारा था ना अंग्रेजों ने लटकाया था? तो वो क्या आंसर है? रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई थी। युद्ध करते समय ये मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1857 और 58 के घटना के समय 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, लेकिन उस अधिनियम के पहले भी अलग अलग क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और उस क्षेत्रीय दलों में जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, निकोलस के साथ में वीर गति मतलब युद्ध किया, और उसमें जो है उन्होंने साम्राज्य को बचाने के लिए वीर गति को प्राप्त कर गई। तो इनकी मृत्यु हुई थी स्वाभाविक तौर पे। चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हत्या तो नहीं हुई थी, हाँ, लेकिन इन्हें अल्फ्रेड नोबल पार्क इलाहाबाद में जो है ब्रिटिश हुकूमत या अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया था, और बाद में इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से गोलियां बारी चली, और उस गोलीबारी के दौरान चंद्रशेखर आजाद के पास जब पिस्टल में एक बुलेट बची, एक गोली बची, तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ ना आने से अच्छा था कि उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। जब उन्होंने स्वयं गोली मार ली तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजों ने ना मारा ना उन्हें फांसी पर लटकाया। जबकि सुखदेव जी, सूर्यसेन जी ये जेल में रहे, सुखदेव जी को फांसी हुई। आपने पढ़ा होगा भगत सुखदेव राजगुरु, तो सुखदेव जी को भी फांसी हुई थी। सो मित्रों, यहाँ पे फांसी का अवशेष मिला था। अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर के लिए हमें कोई विशेष अवशेष नहीं मिलता है। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो चंद्रशेखर है। 29 फरवरी 1929 के आसपास का लगभग है, ठीक है बच्चे। सो ये है करेक्ट आंसर इसका, क्या है, चंद्रशेखर आजाद। क्या कहें हम इसको, इनको कह सकते हैं CS आजाद। ये अल्फ्रेड नोबल पार्क में अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त हुई। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान वीर गति प्राप्त हुई, मतलब इन्होंने स्वयं को मार लिया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ ये नहीं आए थे। ये ये थे चंद्रशेखर आजाद बच्चे। करेक्ट आंसर था CS आजाद। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न संत किसने कहा? हु कॉल्ड द महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक संत? महात्मा गांधी को अर्धनग्न संत के नाम से किसने संज्ञा दी? विंस्टन चर्चिल, फ्रैंक मॉरिस, एनी बेसेंट, लॉर्ड इरविन। सो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगर मैं कहूं तो मैं क्या कहूं, मैं कहूं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने इन्हें हाफ नेक्ड संत या अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न संत के नाम से भी इनको बुलाया, तो हाफ नेक संत कहा। सो करेक्ट आंसर क्या था बच्चे? विंस्टन चर्चिल। जो भी विद्यार्थी हमारे विंस्टन चर्चिल को कह रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। मित्रों, विंस्टन चर्चिल जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो विद्यार्थी विंस्टन चर्चिल को बता रहे हैं वो सभी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचायत अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत का क्या अर्थ है? पंचायत, पंचायत का मतलब होता है पंच, और जो पंच होते हैं वो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें निर्णय के प्रति वफादार या ईमानदार होते हैं, और उनका काम होता है एक पर्टिकुलर रीजन में सभी प्रकार की जो मनुष्य से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया जाए और सरकार उन क्षेत्रों में उनका विकास करे, जिसे हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं, जो एक लोकल गवर्नमेंट के रूप में काम करती है। सो मित्रों, आपके सामने दिया है 4 ऑप्शन। पहला क्या कहता है? पहला कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ फॉर द रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या कहता है? वो कहता है या इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एंड द रूरल एंड द लोकल गवर्नमेंट्स। सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मित्रों, वो बिल्कुल क्या है? सही है, बिल्कुल जो है सही है। सो ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल रूरल लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? फादर ऑफ रूरल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इसको याद रखिएगा मित्रों, कभी पूछ लेते हैं। सो लॉर्ड रिपिन जो है, इन्हें फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी हम क्या करते हैं? संज्ञा देते हैं या इन्हें जानते हैं। सो आपका जो ऑप्शन नंबर बी था वो बिल्कुल सही था। जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे बंधु ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया था, वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन द नेशनल एम्बलम। राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? छंदोगया उपनिषद से, ए है छंदोगया उपनिषद से, नंबर 2 है श्वेतवस्त्र उपनिषद से, ईशा उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। सो कहां से लिया गया है? सो मित्रों, अगर हम बात करें हमारे प्रतीक के लिए, देखिए जैसा कि आप देखते हैं, बात करते हैं सत्यमेव जयते, अर्थात सदा सत्य की विजय होती है। इस बात को कहा गया है अंकित पुस्तकों में। सो मित्र, अगर मैं कहूं, एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर मुंडकोपनिषद जो है वो सही है। जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय ध्वज की बात करें मित्रों, तो आप देखते हैं कि हमारा भारतीय ध्वज कुछ इस तरह से है, ऐसे समान है, जिसमें बीच में आप क्या देखते हो कि एक इस तरह से एक है हिस्सा फ्लैग का, और यहाँ लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सो इस तरह से लिखा रहता ना यहाँ पे सत्यमेव जयते। हमारे भारतीय ध्वज में जो क्या है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक राष्ट्रीय प्रतीक है जो कहाँ से लिया गया है? जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया बच्चे? मुंडकोपनिषद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्या सही आंसर है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं या डी जिन्होंने किया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सरपंच आर नॉट टू, सरपंच की जिम्मेदारी नहीं, नॉट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त की जो सुविधा है, शिक्षा की सुविधा नहीं, नॉट टू प्रोवाइड अ फ्री एजुकेशन, मुफ्त की जो शिक्षा है वो नहीं देना, ये इसकी ड्यूटी नहीं है, नॉट मेंटेन द रिकॉर्ड बर्थ डेथ मैरिज इन द विलेज, ग्रामीण स्तर पे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह के प्रमाण पत्र के आधार नहीं है, टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा के आधार पे है, मेंटेन द स्ट्रीट लाइट, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर वर्क ऑफ रोड्स इन द विलेज, सड़क निर्माण कार्य करना है, कंस्ट्रक्शन करना है या रिपेयर वर्क करना है, क्या नहीं है। सो मित्रों, अगर हम बात कहें तो सरपंच की जिम्मेदारी क्या नहीं है, अगर मैं कहूं तो सरपंच की जिम्मेदारी मुफ्त से शिक्षा प्रदान करने की नहीं है, और ये सभी जिम्मेदारी
सरपंच की है। सरपंच एक ग्राम क्षेत्र का मुखिया होता है जिसकी जिम्मेदारी ग्राम के स्तर पर जन्म लेने वाले बच्चे शिशुओं की का पंजीकरण करना, मृत्यु हो जाने वाले व्यक्तियों का पंजीकृत करना है। इसके अलावा गांव में विवाह है या गांव में किसी प्रकार की नई एक्टिविटी है तो उसके प्रति भाग लेना, ग्राम सभा की मीटिंग या पंचायतों में भाग लेना, ग्राम सभा में जुड़ी हुई सभी सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट है, नालियों की उचित व्यवस्था है, पेयजल की उचित व्यवस्था है, बीमारियों से होने वाली समस्याएं हैं, गांव में रोडों या सड़कों के का निर्माण है, यह पूरी तरीके से सरपंच की जिम्मेदारी में आता है। लेकिन जो शिक्षा का विषय है वो उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता है। ठीक है मित्रों, तो शिक्षा का जो विषय है वो उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। जो भी हमारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं या जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन द रामचंद्र गुहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। देखिए रामचंद्र गुहा जो है एक राइटर है बच्चे। रामचंद्र गुहा कौन है, एक राइटर है जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, फ्रॉम द डायनेस्टी टू स्टेट, हिस्ट्री एज अ साइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अर्बन डीके इन इंडिया एंड इंडिया बिफोर गांधी। सो करेक्ट आंसर जो है इंडिया बिफोर गांधी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया बिफोर गांधी को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इंडिया बिफोर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। क्या लिखा है, इंडिया बिफोर गांधी रामचंद्र गुहा ने, इसने लिखा है रामचंद्र गुहा ये। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे बंधु ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं या जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी कहा है उन सभी की का जो क्वेश्चन है या उनका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहले पढ़ा जाता है। माउंटेन हैविंग द सीरीज ऑफ एंटीक्लाइन्स एंड साइक्लाइन्स कॉजेस बाय द बेंडिंग द सेडिमेंट्स लेयर ड्यू टू द लेटरल कंपैरिजन फ्रॉम द फोर्स इज कॉल्ड। पार्श्व संपीड़न बल के कारण तल छठी परतों के मुड़ने के कारण एंटीक्लक्स और सिंक्लाइन। याद रखिएगा कभी भी किसी माउंटेन में अगर एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइन के कारण श्रृंखला पहाड़ों को बना रही, सो ऐसे में उनमें फोल्ड पड़ता है। क्या पड़ता है, फोल्ड पड़ता है। फोल्ड का मतलब है कि इस तरह की फोल्डिंग आती है माउंटेन्स के रीजन्स में ऐसे करके, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, चढ़ाई की ओर ऊपर बढ़ते हैं। सो इन्हें ही हम कहते हैं मुड़ावदार या घोड़दार। सो ये हो जाते हैं फोल्डेड, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे ये हमारे कहलाते हैं घुमावदार। आप इनको घुमावदार या मुड़ावदार या अंग्रेजी भाषा में फोल्ड या फोल्डेड माउंटेन की सीरीज में माना जाता है। अच्छा बच्चे, अगर मैं माउंटेन की सीरीज की बात करूं या माउंटेन के टाइप्स की बात करें, सो याद रखिएगा माउंटेन की जो सीरीज है वो कितने टाइप की होती है, मतलब कितने टाइप के माउंटेन होते हैं। तो टाइप ऑफ, अगर हम माउंटेन की बात करें तो टाइप ऑफ माउंटेन हमेशा 4 टाइप के होते हैं। कितने, 4 टाइप के। एक होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन, एक क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन। एक हिस्सा हमारा होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन। एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं वोल्केनो माउंटेन। तो बच्चे अगर हम बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन की कैटेगरी जो है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की, ब्लॉक, फोल्ड, रेजिडुअल और वोल्केनो, 4 तरह के माउंटेन है। अब कभी भी आ जाए, कभी भी याद रखिए एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन आए तो किसको लगाना है, फोल्ड को लगाना है। बहुत ज्यादा पुराने हो, एक जगह इकट्ठा हो, कुंठित टाइप के हो, सो ब्लॉक माउंटेन लगाना है। कुछ अलग अलग टुकड़ों में टूट कर बिखरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, अप डाउन जैसे दिखता है, सो रेजिडुअल है। और जहां पे वोल्केनो के द्वारा बनते हैं वो सब वोल्केनो माउंटेन है, जैसे अकांका गुआ, फ्यूजियामा है, पोपा है, देवबंद है, इस तरह से माउंटेन कह सकते हैं आप सभी। सो मित्र अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है,
अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय, नई अखिल भारतीय सेवाओं किसके द्वारा बनाई जाती है? अगर मैं बात करूं कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन करता है, ये आपको बताना है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन करता है? सिचुएटेड इंस्टीट्यूट करता है, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, आ रेजोल्यूशन अंडर द 3112 कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, नई अखिल, हाँ बिल्कुल बच्चों देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा ये। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मित्रों, याद होगा कि संघ लोक सेवा आयोग, क्या पढ़ते हैं? संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण भाग 15 में कहाँ मिलता है हमको? भाग 15 में, और अनुच्छेद 312 से लेकर 323 तक मिलता है। सो 312 नंबर आर्टिकल में नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों। जो भी बच्चे हमारे सी के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे हैं, सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। एक चीज मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये वाला विषय हो जाएगा 14 नंबर में, कहा 15 में इलेक्शन का होता है बच्चे, ठीक है ये, ओके। न्यू क्वेश्चन, which mirror is the commonly used the torch such as a light, headlight, vehicle obtain the powerful parallel rays of light, okay। रोशनी की शक्तिशाली समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए आमतौर पे टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन, हेडलाइट के दर्पण में कौन सा यूज करते हैं? भाई सिंपल सी बात है, ऐसी जगहों पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटे? कॉनकेव का, याद रखिएगा कॉनकेव। कभी भी आ जाए टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, याद रखिएगा कभी भी अगर किसी वाहन की हेडलाइट भी आती है तो हेडलाइट के लिए भी आपको क्या यूज करना है? कॉनकेव। हिंदी में कहते हैं अवतल लेंस। कौन सा कहते हैं? अवतल मिरर। याद, अब दर्पण कैसे, दर्पण है ना, माफ कीजिएगा दर्पण है, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ टिन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आ चुका है, फिर ये रिपीटेड है, तो आप इसको रट लो किसी तरीके से। छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज्यादा जो है टिन का उत्पादन करता है। टिन का प्रतीक चिन्ह होता है SN, एटॉमिक नंबर होता है 50, कहा जाता है टिन। क्या कहा जाता है? टिन। तो सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। क्या आंसर सही इसका है? छत्तीसगढ़। तो जो भी विद्यार्थी हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जा रहे हैं या छत्तीसगढ़ जिन्होंने आंसर किया होगा बच्चों, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। मित्रों 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है? काका कालेकर वॉज एसोसिएटेड विद, काका कालेकर की जो समिति है वो किससे जुड़ी हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मित्रों। माइनॉरिटी से है, अल्पसंख्यक से है, बैकवर्ड क्लास से है, माने अन्य पिछड़ा वर्ग से है, शेड्यूल ट्राइब से है, माने जनजाति से है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति से है। सो बच्चे ये जो जुड़ा है वो बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ है। आप इसे कह सकते हो अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। तो अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा है काका कालेकर। काका, याद रखिएगा, काका कालेकर की जो समिति है या जो इसकी कमिटी है वो किससे जुड़ी है? अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ी है काका कालेकर की समिति। अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओके। ये सब सिंपल से क्वेश्चन थे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following person of inaugurated the 3-day International Union Forum 2023 is the बोध गया? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बोध गया में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का उद्घाटन किया है? देखिए जब भी आ जाए किस व्यक्ति ने बोध गया में, अब बोध गया है माने बौद्धिज्मों के मठ आए होंगे, तो बुद्धिज्म के मठ के लिए हमेशा आपको तिब्बतियन रीजन ध्यान आता है। और तिब्बतियन रीजन में जो एक महान प्रसिद्ध संत हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं, उनका नाम है दलाई लामा। क्या नाम है? दलाई लामा। तो दलाई लामा ने अभी 3 दिवसीय एक बौद्ध का 3 दिवसीय अगर कहें
अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का जो है उद्घाटन रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ था, बोध गया बिहार में था। तो वहां पे कौन पर्सनालिटी इसको किए थे, दलाई लामा साहब किए हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दलाई लामा इज द करेक्ट आंसर। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डे से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसको जो है अच्छा कर पाएंगे या समझ पाएंगे। क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कहते हैं। सो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 30 जनवरी, 30 जनवरी। कौन सा दिवस हो जाएगा इसके लिए, 30 जनवरी। सो मित्रों आइए हम थोड़ा जनवरी के कुछ दिवस को फटाफट देख लेते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं उनको अच्छे से आप याद करिएगा, हो सकता है कभी बच्चे यहाँ से भी आ जाए, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छा कर पाएंगे। जनवरी के दिवस में बता रहा हूं, जैसे बच्चे 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को हर साल मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। क्या मनाते हैं, ग्लोबल फैमिली डे, 1 पॉइंट। अच्छा बच्चे अगर हम बात करें 4 जनवरी को मनाते हैं लुइस ब्रेल डे। क्या मनाते हैं, लुइस ब्रेल डे, लुइस ब्रेल डे ऐसे मनाते हैं। ओके, फिर बच्चे अगर हम बात करें 9 जनवरी को तो हम मनाते हैं NRI डे। जैसे 10 जनवरी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, 10 जनवरी को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, हिंदी डे। जैसे अगर हम बच्चे बात करें 12 जनवरी को हम मनाते हैं यूथ डे, स्वामी विवेकानंद की याद में यूथ डे। 15 जनवरी को मनाते हैं हम लोग आर्मी डे, आर्मी डे। जैसे 24 जनवरी को मनाते हैं हम लोग यूपी इस्टेब्लिशमेंट डे, यूपी इस्टेब्लिशमेंट डे। जैसे 25 तारीख को मनाते हैं इलेक्शन कमीशन का डे। 26 को तो हमारा रिपब्लिक डे ही होता है, आप जानते हैं बच्चे, रिपब्लिक डे। इसके बाद में 30 तारीख को होता है नेग्लेक्ट, याद रखना आपको, नेग्लेक्टेड डे करके बताना है, नेग्लेक्टेड डे, नेग्लेक्टेड डे, यही जो आपके सामने इस समय था। याद रखिएगा 30 जनवरी को नेग्लेक्टेड के साथ साथ गांधी जी की एनिवर्सरी के लिए, मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी के लिए मोर्टियार्ड डे भी मनाते हैं। सो ये प्रमुख दिन थे जनवरी के। हो सकता है इसमें से कोई भी अगर आपसे एक पूछा जाए सो प्लीज़ आप उसको अच्छे से याद रखें और आप सही समय पे उसको बता पाएं बच्चे। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, 30 जनवरी। तो जो भी बच्चे हमारे 30 जनवरी के साथ गए उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है बच्चे। अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च अ विक्रम क्रेडिट कार्ड डेडिकेटेड टू सोल्जर्स। विक्रम क्रेडिट कार्ड जो है किसने अभी लॉन्च किया है, जो सोल्जर्स के लिए था, तो ये था BOB के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा विक्रम जो है डेडिकेट विक्रम सोल्जर कार्ड अभी लॉन्च किया गया। बच्चे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच सिटी वाज द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। पहली बार G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, गुवाहाटी, पौंडीचेरी, बेंगलुरु या फिर चंडीगढ़। सो मित्रों G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की जो मीटिंग स्टार्ट की गई थी वो कहाँ की गई थी, आप कह सकते हो हरियाणा या पंजाब का जो सिटी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी बेटा, चंडीगढ़ में। किसकी, G20 की एक मीटिंग हुई है, G20 की मीटिंग ये, तो G20 की मीटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात की गई है, IFAW की मीटिंग, आप इसको IFAW मीटिंग कह सकते हो, जो कहाँ हुई है, चंडीगढ़। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। जो भी विद्यार्थी हमारे चंडीगढ़ के साथ जा रहे हैं, चंडीगढ़ किया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द शेरपा ट्रैक ऑफ G20 हेल्ड। G20 ने शेरपा ट्रैक के तहत पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की। मैं अगर बात करूं कि G20 के शेरपा ट्रैक के तहत पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक में किसने आयोजित की है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर या मुंबई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है राजस्थान, जोधपुर होना चाहिए। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजस्थान, जोधपुर। क्या है बच्चे,
राजस्थान का जोधपुर जो सिटी है, राजस्थान जोधपुर जो सिटी है बच्चे, जोधपुर शहर, तो जोधपुर शहर में क्या हुआ है, G20 शेरपा ट्रैक जो है, G20 शेरपा ट्रैक की अभी मीटिंग कंप्लीट हुई है, एक समूह बैठक हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या था बच्चे, इसका करेक्ट आंसर था जोधपुर। तो जो भी हमारे विद्यार्थियों ने, जो भी हमारे मित्रों ने इसका आंसर जोधपुर किया है, उन सभी का आंसर क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी जोधपुर के साथ जा रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही था। सो प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा सेशन रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी को समझ में आया, आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा। सो प्यारे मित्रों, आज का सेशन हम इसी के साथ में अलविदा करते हैं कि आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 14 में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छे से होली मनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.